नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन से बौखलाए मोदी। अचानक रातों रात क्या हुआ जो पीएम दफ्तर में बवाल हो गया। बड़ी महत्वपूर्ण है कि पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान है और सरकार बौखलाई हुई सी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बहुत कड़ी मेहनत की है। चुनाव आयोग ने कड़ी मेहनत की पश्चिम बंगाल के अंदर पहले चरण का मतदान, लेकिन मोदी ने पिछली बार 2021 में गलती कर दी कि दीदी ओए दीदी, और अमित शाह ने इस बार गलती कर दी, रे दीदी। उल्टा लटका दूंगा। दोनों फर्स्ट वर्ड सिमिलर और सेकेंड तानाशाहियों वाला। लेकिन पीएम दफ्तर में बवाल क्यों हो गया? सोचिए, जब सरकार का ही किसी बड़े मंत्री के घर से सवाल उठने लगे सरकार पर और तंत्र पर, तो बवाल मचना तो लाजमी है। हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन से क्यों बौखलाए हुए हैं मोदी, इस बात की पुष्टि इस बात से हो रही है केसी वेणुगोपाल द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के नोटिस, जो इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। और इतना परेशान कर रहा है कि जिस विशेषाधिकार का हनन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में किया, वह चीजें अब शांत होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि और उलझने का। और इंडिया गठबंधन उसे प्री प्लान, पूरी तैयारी के साथ सड़क पर जब ले करके जाने की तैयारी कर रहा हो और सदन में भी उसी पर अड़े रहने की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग को मजबूती से उठाने लगे, तो फिर बौखलाहट तो प्रधानमंत्री का लाजमी है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी चीज की रातों रात जो तैयारियां चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन का जो पश्चिम बंगाल में हुआ, जैसे बॉर्डर पर आप भारत पाकिस्तान का जंग होने जा रहा है, वहां भी उस बॉर्डर पर भी इतनी तैयारियां नहीं होती होंगी जितनी तैयारियां पश्चिम बंगाल में हुई। सवाल बड़ी गंभीर है कि क्या पश्चिम बंगाल के अंदर आतंकवादियों की झुंड आ गई है क्या? लेकिन इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी ही एसआईआर करवा रहे हैं, अमित शाह ही एसआईआर करा रहे हैं, यह बात जन जन तक पहुंच गई है, एक एक व्यक्ति तक। और पहले चरण के मतदान में पश्चिम बंगाल में जो मतदान हो रहा है, उसमें 27 लाख लोग, तकरीबन 27 से 34 लाख तकरीबन वोट नहीं डाल पाएंगे। अब आप सोचिए, जिस घर में वोटर कार्ड से नाम कट गया है और यह वोटर कार्ड अब इतना गंभीर मुद्दा हो गया है कि आपका वोटर कार्ड नहीं है तो आगे आपका आधार कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है, पासपोर्ट भी रद्द हो सकता है, सरकारी संस्थाओं का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस देश के नागरिक नहीं माने जाओगे। तो क्या सवाल यह उठता है, यह सरकार वोटर कार्ड को नागरिकता प्रमाण पत्र कहना चाहती है कि नागरिकता प्रमाण पत्र है वोटर कार्ड? क्या चुनाव आयोग इस बात की तफ्तीश करता है कि वोटर कार्ड ही इस देश की नागरिकता प्रमाण पत्र होगा? सरकार इस पर मुहर लगाएगी? कुछ नहीं करेगी। सिर्फ वोटर इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि चुनाव के लिए और जनगणना में उसे
नागरिकता नहीं मिलेगी, उसमें काउंटिंग नहीं होगा, अलग लिस्ट उसकी तैयार होगी। उस व्यक्ति को इस देश का कुछ भी लाभ संविधान और लोकतांत्रिक तौर पर नहीं मिलेगा। ऐसे में समस्या बड़ी है। हर किसी के अंदर एक सवाल है। अब वोट डालने के लिए लोग अगर 300 रुपया रोज का कमा रहे हैं, बाहर हैं, तो भी भाग करके आना पड़ रहा है वोट डालने के लिए कि हमारा नाम कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में कट जाए, समस्या आ जाए। और जिस एक व्यक्ति का अगर किसी के घर में वोट कट गया है तो उसके बाकी के लोग उल्टा दांव सर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जा रहे हैं, उसके साथ है भी तो उसके खिलाफ हो जा रहे हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर खेल अचानक पलटा हुआ है और देखना यह महत्वपूर्ण होगा। 4 मई को पता चलेगा कि रिजल्ट में क्या आता है। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए एक अच्छी नेता हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 3000 रुपया महिलाओं को देने की बात कही, तो वहां के महिलाओं का कहना है कि 1500 तो हमें मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी 3000 देगी, इस बात की क्या गारंटी है? इसने कभी दिया तो नहीं किसी को, और अलग अलग तरह के नीतियां लगाती हैं, तो हमें 1500 ठीक है। इसका मतलब क्या आप समझे? और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु कि भारतीय जनता पार्टी जैसे हर विधानसभा के अंदर 30,000 और 40,000 वोट ममता बनर्जी का डिफरेंस, हार और जीत का अंतर अगर 40,000 30,000 रहता है, तो वहां पर 15,000 काटती है। तभी भी ममता बनर्जी का 15,000 वोट से लीड रहा है। लेकिन इसी बीच बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह उठा कि जो हो रहा है, जिन घरों में वोट कटे हैं उन घरों में नाराजगी बढ़ी है। अब बेटे का आ गया, माँ बाप का नहीं आया, या बेटे का नहीं आया, माँ बाप का आया, माँ बाप का नहीं आया, बेटे बहन का आया, भाई बहन का आया। ऐसे में वह भाई बहन अगर भाजपा को वोट देना चाह भी रहे थे तो वह नहीं देंगे, क्योंकि उनके माँ बाप को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया। तो कल को उन्हें कहा जाएगा कि आप अपने माँ बाप का बर्थडे ले आओ, उनका वोटर कार्ड है कि नहीं, तो ऐसे में उनका भी फिर नाम आगे कटेगा। तो इससे एक आक्रोश अलग है। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने कहा, पीएम दफ्तर में बवाल क्यों हो गया, रातों रात अचानक ऐसा क्या हुआ? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है, परकला प्रभाकर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल कैसीनो में बदल दिया है। बड़ी ध्यान से समझिए कि ये वित्त मंत्री, मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर कहते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं परकला प्रभाकर, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं इस देश। वह कह रहे हैं कि बीजेपी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल कैसीनो में बदल दिया है, जहां सिद्धांतों और जनहित के बजाय सत्ता के खेल और राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है। बीजेपी इतिहास और सांस्कृतिक विमर्श का इस्तेमाल अपनी रणनीति के तहत कर रही है, लेकिन भारत में ऐसे नैरेटिव को पूरी तरह स्वीकार किए जाने की अपनी सीमाएं हैं। एक बार फिर सुनिए आप दर्शक, बड़ी ध्यान से सुनिए इसे। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पॉलिटिकल कैसीनो में बदल दिया है। जो लोकतंत्र है उसे पॉलिटिक्स में बदल दिया। प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं संभालते हैं, वह प्रचार प्रसार संभालते हैं। जबरदस्त प्रचार होता है उनका, ढूंढ करके। सरकार कौन चला रहा है पता ही नहीं चलता, बाकी मुद्दों से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस घुसपैठियों को लेकर के रहते हैं। तो एक पॉलिटिकल कैसीनो में तब्दील कर दिया गया है, जहां सिद्धांतों और जनहित की बजाय सत्ता के खेल की राजनीति लाभ को प्राथमिकता दी जा रही है। जहां आम जनता, जैसा मैंने कहा कि आम जनता के सुख सुविधाओं को लेकर चर्चा होनी चाहिए, वह चर्चा न हो करके और सिर्फ राजनीतिक सत्ता का लाभ उठाने के लिए
षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसी पर काम हो रहे हैं, अधिकारियों को खरीदे जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही है हर चीज की। मतलब सिर्फ चुनाव में सत्ता आना चाहिए किसी भी तरह, चाहे विपक्ष को खत्म कर दो और विपक्ष के सारे वोट को फर्जी करार दे दो, उनको सारे वोटों को हाईजैक कर लो, इस तरह की बातें इनकी है। बीजेपी इतिहास और सांस्कृतिक विमर्श का इस्तेमाल अपनी रणनीति के तहत कर रही है। देश के जो इतिहास रहे हैं उसे और संस्कृति विमर्श, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला मंदिर मस्जिद वाला जो काम करती है, इनका कहना है कि इस्तेमाल इसका अपनी रणनीति के तहत करती है, लेकिन भारत में ऐसे नैरेटिव को पूरी तरह स्वीकार किए जाने की अपनी सीमाएं हैं। लेकिन ऐसे में भारत के अंदर जो इस पर लोग मानते हैं या इस पर विश्वास करते हैं, यह बहुत कम है, उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्हें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे में यह प्रकला प्रभाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ही इस सरकार पर उठा रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन ने अचानक खेल पलटा और मोदी घबराने लग गए, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक नोटिस दे दिया विशेषाधिकार हनन का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को। अब यह रिकॉर्ड में आ गया, खारिज हो चाहे सुनवाई हो चाहे ना हो गया कि विशेषाधिकार इनके खिलाफ आया, यह आने वाले इतिहास में दर्ज हो गया। तो किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का जो नोटिस होता है वह सामान्य चीजें नहीं होती है, उनसे आदमी ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, अपने आप को घृणा करने लगता है, तब ऐसी आती है। तो वह तो उनके ऊपर दर्ज हो गया। अब ऐसे में एनडीए में भी टकराव बढ़ने लगा, क्योंकि एनडीए में टकराव इसलिए भी बढ़ने लगा क्योंकि नीतीश अचानक पलट रहे हैं। चाहते क्या है नीतीश, यह भाजपा भी समझ नहीं पा रही है कि सम्राट चौधरी की सरकार से क्या चाहते हैं। लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार बार्गेनिंग पावर अपना मजबूत करके रखे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। और नीतीश कुमार ने यह कहा कि हम 2030 में जेडीयू की सरकार बनेगी, यानी कि एनडीए गठबंधन छोड़ेंगे, यह नियत उन्होंने बना रखी है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार के अंदर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें विजय सिन्हा भी पैदा करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम थे, हटा दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री बनना था लेकिन हटा दिया गया, सम्राट चौधरी को बना दिया गया, नीतीश की पसंद थे। लेकिन सम्राट चौधरी फैसले सब पलटने लगे हैं सबके, जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है। ऐसे में जो लिस्ट मंत्रियों की सम्राट चौधरी ने दिल्ली में जाकर के दी, उसमें विजय सिन्हा का नाम नहीं था। और विजय सिन्हा अगर नहीं बने तो विजय सिन्हा अगर डिप्टी सीएम थे, सामान्य मंत्री बनेंगे तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचेगा। तो ऐसे में अब विजय सिन्हा का क्या पोस्ट होता है वह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, अखिलेश, डीएमके के स्टालिन एक साथ आने से मोदी जी के लिए समस्या उठ खड़ा हुआ है कि आखिर इस समस्या से कैसे निपटेंगे। क्योंकि इस वक्त सरकार के ऊपर जो बोझ पड़ा हुआ है और जिस तरह से डिलिमिटेशन बिल को पास नहीं होने दिया गया, यही चार पार्टियां हैं। लेकिन इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर ममता बनर्जी यह चुनाव हार जाती है, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन यह बात कहने के लिए मजबूर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सीआरपीएफ और प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार से जैसे अधिकारियों को, आईएएस अधिकारियों को भेजा है और पश्चिम बंगाल प्रशासन को दूर कर दिया है चुनाव से और पोलिंग बूथ से, इससे यह लग रहा है कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल भाजपा जीतना चाहती है। और अगर ऐसा हो गया तो ममता बनर्जी की राजनीति में दागदार हो जाएगी, फिर मुश्किलें हो जाएंगी वहां से उठ पाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दो लोगों को जीवित रखना चाहती है,
एक अरविंद केजरीवाल और एक ममता बनर्जी को, क्योंकि इन्हीं की वजह से उसकी सत्ता बरकरार रहती है। लेकिन ऐसा एक प्रपंच रच करके इन्हें यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम जब चाहे तो आपको हरा करके हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। चूंकि ममता बनर्जी का चुनाव हो रहा है और अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ पंजाब बचा है, और अरविंद केजरीवाल पंजाब में रिपीट कर गए और ममता बनर्जी यहां रिपीट कर गई, तो इंडिया गठबंधन में फिर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की साख कही जाएगी और ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ा जाएगा और राहुल गांधी के पत्ता को काटने का। तो आने वाला 2030-29 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी, वह बार्गेनिंग अपने आप को नहीं होने देगी, यह तय है। लेकिन अगर ममता बनर्जी हार जाती है तो ममता बनर्जी फ्री हो जाएंगी जैसे नीतीश कुमार हो गए, तो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट आकर के खड़ा हो जाएगा दिल्ली में। अब आने वाला वक्त किस मोड़ पर जाएगा यह बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इंडिया गठबंधन में टकराव और दूरियां बने नेताओं की, इसके लिए आखिरी क्षण में भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को जिताने की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन ममता बनर्जी मजबूत है इतना के बावजूद भी, लेकिन व्यवस्थाएं बता रही हैं कि ममता बनर्जी को हरा देगी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ममता बनर्जी या भारतीय जनता पार्टी, दोनों चीजें बड़ी ध्यान से समझिए। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रह करके भी ममता बनर्जी पर्दे के पीछे से नरेंद्र मोदी को समर्थन करती रही। 2-3 मौके ऐसे आए कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दिया गया पीएम का, वह आने की तैयारी में थे, तो इंडिया में टकराव होने लगा कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, इनको बनाया जाए, उनको बनाया जाए, जिससे वह लोग नहीं आए। अडानी से बार बार मिल रही थी ममता और पर्दे के पीछे से मोदी सरकार को समर्थन कर रही थी। कई बार यह आरोप लगे, लेकिन डीलिमिटेशन बिल पर जिस तरह से एकजुट हुए 4 पार्टियां, समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी, स्टालिन और कांग्रेस, यह एक मिसाल बन गया और धक्का लगा इससे भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए प्रपंच पश्चिम बंगाल में जबरदस्त गया हुआ है और ममता बनर्जी जीत जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद पश्चिम बंगाल के टूटकर ममता बनर्जी में शामिल हो जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर हराना चाहती है, उनको सत्ता काबिज करना चाहती है, नहीं तो दिल्ली के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और दूसरा यह कि ममता बनर्जी अगर हार गई तो इंडिया गठबंधन और मजबूत हो जाएगा, यही डर भारतीय जनता पार्टी के है। इसमें फैसले क्या करती है वह तो भाजपा ही जानेगी, 4 मई को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो नीयत भाजपा की लग रही है कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल पर कब्जा करना है और उसके लिए किसी भी हद तक चला जाना, और वह पोलिंग बूथ पर और पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आज दिख रहा है। लेकिन फैसला 4 मई को आएगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन इस वक्त तो मजबूत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह से एनडीए के अंदर टकराव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है कि एक तरफ इंडिया मजबूत हो रहा है और एक तरफ एनडीए में टकराव हो रहा है, या पीएमओ के अंदर एक बौखलाहट सी परिस्थितियां पैदा कर रहा है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।